दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 545 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,350 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 16,350 अपने आप में मायने रखता है दोस्तों। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है उसी तरह से प्रतिदिन मात्र 30 सवालों को पढ़ते हुए आज हम अपने 16,000 सवालों को कवर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं, अभी आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है केमिस्ट्री में वो टॉपिक है मानव निर्मित पदार्थ बहुलक। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीमर्स से कैसे कैसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहे होंगे। ऐसे ही सवाल हूबहू आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितनी अच्छी आपकी तैयारी है, आप इन सवालों का जवाब कैसे दे पाते हैं, इसी पर आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है जिसपे हमारी एक पिक लगी होगी, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी में डेमो क्लास दिया गया है। तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि एक बार डेमो जरूर देखिए। देखिए, बैच ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना अपनी जगह है। जैसे मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको संविधान बड़े अच्छे से तैयार हो, लेकिन एक बार डेमो देखने में क्या आ जाता है। अगर कोई इंसान फ्री में कुछ दे रहा है तो डेमो देखने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। तो एक बार आप हिस्ट्री का, पॉलिटी का, हिंदी का जो भी हमारे जो है सुपर सेलिंग बैच है, एक बार आप उसका डेमो जरूर देखिए। सिर्फ डेमो देखने के लिए मैं कह रहा हूं, तब आप निर्णय कीजिएगा कि कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है, आपके लिए कोर्स फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सवाल परीक्षा में आए कि बहुलक क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बहुलक क्या होते हैं? बड़ा आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, 4 ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी क्लास में आपको किसी तरह का कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं। मेरी क्लास में तो डायरेक्टली आपको बताना है कि बहुलक क्या होते हैं। तो याद रखेगा, कभी भी ये सवाल आए तो याद रखेगा, उच्च अणु भार वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, उच्च अणु भार वाले जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को बहुलक कहते हैं। या फिर इससे इतर भी आपसे एग्जाम में कुछ दे सकता है कि ये जो बहुलक होते हैं, इसके बारे में ऐसे भी दे सकता है कि ऐसे अणु, बहुलक ऐसे अणु होते हैं, बहुलक ऐसे अणु होते हैं जो अत्यंत छोटे, ठीक है, अणुओं से। देखिए, अणु से ही मिलकर बन रहे हैं, थोड़ा पेट में पच नहीं रहा, ठीक है, लेकिन होते हो छोटे छोटे अणु है। ठीक है, जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मिलकर बनते हैं। ठीक है, और इनका जो बंध होता है ना, बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, बहुलकों का जो बंध होता है, छोटे छोटे अणुओं की बहुत लंबी श्रृंखला होती है, ये आप याद रखेंगे। तो इसको 2 तरीके से आप दे सकते हैं एग्जाम में। देखिए क्या पूछता है एग्जामिनर, हो सकता है सेकंड वाली लाइन ना देकर यही दे दे कि उच्च अणु भार वाले पदार्थ जो होते हैं वो बहुलक कहलाते हैं, या छोटे छोटे अणुओं से मिलकर इन बहुलकों का निर्माण होता है, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल, करा प्रकृति से प्राप्त बहुलकों को क्या कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बहुलक प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। समझिएगा बात को, जो प्रकृति से प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछे दोस्तों बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुलक का पहला प्रकार होता है प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक। और दूसरा होता है दोस्तों कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम बहुलक, या फिर जिसे हम संश्लेषित भी कह देते। संश्लेषित मतलब सीधा कृत्रिम कहिए। तो प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक, ये 2 प्रकार होते हैं। तो जो बहुलक प्रकृति से मिले पदार्थों से बनता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताइए। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे में क्या कर सकते हैं दोस्तों? जैसे में आपका स्टार्च हो गया, जैसे में आपका सेलुलोज हो गया। समझ रहे बात को? जैसे आपका स्टार्च हो गया, जैसे आपका, अच्छा ये सब प्रकृति से मिलता हुआ। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में जो प्रोटीन वगैरह होता है, या फिर मैं कह दूं जो प्राकृतिक रबड़ वगैरह है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ वगैरह है, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, और ये परीक्षा में आता ही आता है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया। अच्छा बताइए, कहीं न कहीं जैसे ऊन
ऊन किससे मिलता है दोस्तों? जानवरों से प्राप्त होता है। रेशम, ये भी सहतूत के पत्तियों पर, वृक्ष पर कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है, उनसे मिलता है। चमड़ा भी जानवरों से मिलता है। तो जो प्रकृति से मिलता है ये सीधे सीधे क्या है दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। देखिए जो कृत्रिम बहुलक होता है ना, वो लैब में तैयार होता है। सीधा सीधा जैसे नायलॉन, हम लोग पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं, हम लोग नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, हम लोग संश्लेषित रेशे के कपड़े पहनते हैं। आप कहते हैं ना भैया सूती कपड़ा दीजिए, तो सूती कपड़ा तो कपास से तैयार हो रहा है, ठीक है। तो वो तो दोस्तों क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। लेकिन नायलॉन वगैरह जो मशीनी जो है धागे होते हैं जो उनसे बनते हैं, उनका क्या, वो दोस्तों संश्लेषित में आ जाएगा। तब दोस्तों उसे हम कहां रखेंगे? कृत्रिम बहुलक में रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऊन, रेशम वगैरह जो है ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। इसे दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल करा, घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई, इन सभी में कौन सा बहुलक नहीं है? ठीक है, इन चारों में कौन सा बहुलक नहीं है? अब देखिए इसमें जो घी है दोस्तों, घी किसी बहुलक का नाम नहीं है। घी क्या है दोस्तों? घी को हम कहते हैं वसा। वसा यानी क्या हो जाता है दोस्तों? वसा यानी फैट, ठीक है, वसा यानी फैट, ठीक है। तो ये किसी बहुलक का नाम नहीं है। ये क्या है? ये वसा है, ये फैट है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी के लिए जैसे आपने यहां देख लिया कि अगला हो गया स्टार्च। अब सवाल ये आपके दिमाग में आ सकता है ना कि अगर स्टार्च बहुलक है तो किसका बहुलक है भाई? स्टार्च जो है ये किसका बहुलक है? तो याद रखेगा ये ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक, मतलब ग्लूकोज के अणु मिलकर ही दोस्तों इस स्टार्च का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये ग्लूकोज के अणु जो होते हैं दोस्तों ये स्टार्च में पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से जो प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन में दोस्तों अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है, अमीनो अम्ल के अणु ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो रुई है इसमें भी ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। हाँ, रुई में भी ये होता है, ठीक है, ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। तो बाकी सब तो उदाहरण है बहुलक का, लेकिन घी उदाहरण नहीं। घी फैट का उदाहरण है, बहुलक का उदाहरण नहीं है, जो कि ऐसा यहां पर दिया गया। तो आप एग्जाम में भी देखिएगा, इसी तरह से जवाब दे दीजिएगा। इसी तरह का नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन किस प्रकार का बहुलक है? कई बार आपने सुना होगा भैया नाइलॉन का कपड़ा है, तो ये जो चाहे नाइलॉन लिखिए चाहे नायलॉन लिखिए, ठीक है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं नायलॉन, ठीक है, नायलॉन, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं नायलॉन। तो पूछ देता दोस्तों कि नायलॉन जो है ये किस प्रकार का बहुलक है? अब आपका दोस्तों जवाब चेंज हो जाएगा, क्योंकि नायलॉन जो है ये संश्लेषित में आता है, ठीक है। तो चाहे आप इसे संश्लेषित कहिए, चाहे आप इसे क्या कहिए, कृत्रिम बहुलक कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कृत्रिम बहुलक, ठीक है। तो संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अच्छा, और इसका भी एग्जांपल याद रखिए, जैसे टेफ्लॉन हो गया, जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, टेफ्लॉन के बर्तन होते हैं नॉन स्टिक वाले, ठीक है, वही टेफ्लॉन के बर्तनों की बात कर रहा है। जैसे बैकेलाइट वगैरह हो गया, ठीक है, अभी बैकेलाइट के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, ठीक है। जैसे पीवीसी वगैरह, पॉलीविनाइल वाला हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, पीवीसी पैनल वगैरह जो दीवारों वगैरह पे यूज किया जाता है घरों में, वो हो गया। जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है या संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। जिस तरह से प्राकृतिक वाले में हम लोगों ने स्टार्च पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, ये पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, हाँ, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, पौधों में पाया जाता है सेलुलोज, वो हो गया। तो ये आप याद रखें। उसी तरह से यहाँ पे हमें कृत्रिम बहुलक में भी चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला दे रहा है कि आइसोप्रीन, ऐसे ही सवाल देता है कि आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का दोस्तों बहुलक कौन सा होता है? तो याद रखेगा, आइसोप्रीन जो नाम दिया है ना, ये एक तरह का प्राकृतिक रबड़ होता है। आइसोप्रीन का बहुलक क्या? आइसोप्रीन किसका बहुलक ऐसे देना चाहिए? तो याद रखेगा, यह प्राकृतिक रबड़, ठीक है, यह प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। इसका संबंध किससे है? सीधे सीधे आइसोप्रीन का संबंध प्राकृतिक रबड़ से है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसके दो नाम है, कहीं कहीं पे आइसोप्रीन देता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे पॉली आइसोप्रीन देता है, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन। तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों दोस्तों इसी का नाम है, बहुत परेशान मत होइएगा, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, दोनों का संबंध प्राकृतिक रबड़ से ही। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो परीक्षा में बार बार जो है पूछा जाता रहता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ठीक है,
पॉलीएथिलीन का बहुलक दोस्तों कौन सा है? देखिए पॉलीएथिलीन तो नाम ऐसा लग रहा है कि पॉलीथीन लिख देना चाहिए इसे, ठीक है, और है भी ये पॉलीथीन का, ठीक है। पॉलीइथिलीन दोस्तों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सीधा सीधा पॉलीथीन से, ठीक है। तो आपके एग्जाम में या तो पॉलीथीन का ऑप्शन मिलेगा या तो बहुत करेगा तो लिखेगा कि जो पॉलीथीन है, लिखेगा पॉलीथीन, पॉलीथीन एथिलीन नामक ये जो पॉलीथीन होता है ये एथिलीन नामक छोटे छोटे अणुओं के अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है। कौन बना होता है दोस्तों? ये जो पॉलीथीन है किससे बनता है? ये एथिलीन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। पॉलीथीन जो है एथिलीन नामक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ये भी याद रखेगा, कभी कभी एथिलीन तक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो याद रखेगा एथिलीन, मात्रा गड़बड़ हो गया, एथिलीन नामक छोटे छोटे अणु मिलकर पॉलीथीन प्लास्टिक, पॉलीथीन को ही तो प्लास्टिक कहा जाता है, प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, यही है ना, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या दोस्तों? ये भी एथिलीन नामक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, या एग्जाम में हो सकता है कुछ नया पूछ दे। नया क्या पूछ सकता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। प्लास्टिक किसे कहते हैं? एक इसका और उत्तर लिख लीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाती? कम हो जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बंध होते हैं ना वो कार्बन ज्यादा बंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बना नहीं पाता है, इसलिए हाइड्रोजन असंतृप्त रह जाता है। संतृप्त नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, असंतृप्त रह गया, बचा रह गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ कम रहती है, ये इंडिकेशन है, ये आप याद रखें। तो प्लास्टिक में कार्बन की बंधता ज्यादा होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा, यह भी इसी के साथ जो है जोड़कर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा पॉलीथीन किसका बहुलक है? ऐसे पूछ दे कि पॉलीथीन किसका बहुलक है तो क्या बोलेंगे? अरे बताया तो भैया अब देखिए पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक माना जाता है। अभी तो आपने पीछे एथिलीन पढ़ा था, अब ये नया नाम एथीन दे रहा है, तो एथीन कहिए चाहे इसी को एथिलीन कहिए, ठीक है। एथीन एथिलीन अलग अलग नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं भाई? मैंने आपको एथिलीन पढ़ा दिया, एग्जाम में एथीन दे दिया, बच्चा सोचा कि नितिन सर ने तो एथिलीन कहा था, एथीन तो कहा नहीं था। अब उस चक्कर में दोस्तों रुक गया, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आइसोप्रोपिन को पॉली आइसोप्रोपिन भी आप कह रहे थे, उसी तरह से एथीन कहिए चाहे एथिलीन कहिए, ये दोनों एक ही है, इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे। भाई बताना जरूरी है ना कि एथिलीन ही एथीन है, तो बच्चा सोचेगा कुछ और होगा, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? अब आपसे कोई पूछे कि जितनी भी पानी की बोतलें हैं ये किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सर प्लास्टिक की बनी होती है, सब प्लास्टिक की बोतल होती है। लेकिन ये उत्तर नहीं है, इसलिए मैंने प्लास्टिक पहले कर दिया कि प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं, तो प्लास्टिक के नहीं, ये पॉलीएथिलीन की बनी होती है, ठीक है, पॉलीएथिलीन। अब आप कहेंगे सर पॉलीएथिलीन ही तो प्लास्टिक है, हाँ, तो पॉलीएथिलीन, तो इतना मत बोलिए, इसमें पॉलीएथिलीन के साथ एक शब्द जोड़िए, टेरेफ्थलेट, ठीक है, टेरेफ्थलेट, ठीक है। क्या शब्द जोड़ेंगे? टेरेफ्थलेट जोड़िएगा, और इसी टेरेफ्थलेट से एक शब्द बनेगा, इसी को कहा जाता है पीईटी। क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेन, या पीईटी कभी कभी बोल देते हैं, या फिर कभी कभी पीईटीई बोल देते, पीईटीई बोल देते, ठीक है। तो चाहे पीईटी लिखे चाहे पीईटी लिखे, वो यही होता है। इसमें नया क्या हो गया सर? नया है, नया इसलिए है कि ये जो है ना दोस्तों, ये 100% क्या हो जाती हैं? रिसाइकल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिसाइकल, ठीक है।
100% दोस्तों ये क्या हो जाती हैं, रिसाइकल हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और अलग औरों से दोस्तों ये भिन्न भी है, ठीक है। ये 100% रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। वरना प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो रिसाइकल होता नहीं है। आप पढ़ते हैं ना, प्लास्टिक को हजारों साल तक अगर मिट्टी में दफन कर दिया जाए तो भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ये जो बोतलें होती हैं रिसाइकलिंग होती है, इसके ऊपर सिंबल भी बना होता है रिसाइकल वाला। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होता है, ये होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। क्या होता है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पीईटी को याद रखेंगे या पीईटी को याद रखेंगे, अंतर है। जो नहीं पढ़ता उसको छोड़िए, जो नहीं पढ़ता, इतनी अच्छी क्लास भी अगर आपको पसंद ना आए, आप YouTube पे चाहे जितना ढूंढ लो जाके, ये जो सीरीज चल रही ना, इस तरह की सीरीज आज तक भारत में किसी ने नहीं बनाया है। ना किसी के पास पेशेंस है, ना किसी के पास हिम्मत है कि इतने दिनों तक लगातार रुक करके आपके एग्जाम के लिए बातचीत कर ले। व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत आइटम आते हैं, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि इतनी अच्छी क्लास देने के बाद भी व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन मैं कभी उससे नाराज नहीं होता। मैं फिर भी मैं जो सोच के चल रहा हूं कि मुझे सारे सब्जेक्ट इस तरह से खत्म करने हैं। अभी तो मैं केमिस्ट्री पे पहुंचा हूं, अभी बायोलॉजी का नंबर आने वाला है, तो एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट दोस्तों 7 पढ़ा दिया, 8 सब्जेक्ट खत्म हो रहा है आपके, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप समय दीजिए, अगर जुड़े होंगे शुरू से सीरीज में तो बहुत फायदा होगा। पढ़ते चलिए, दूसरों की चिंता छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए। आगे है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। भाई प्लास्टिक से जनरली कोई गैस तो पैदा नहीं होगी, जब प्लास्टिक का विघटन किया जाएगा, ठीक है, विघटन, तभी दोस्तों पैदा होगा। विघटन का मतलब क्या हो गया? जैसे प्लास्टिक को जलाने पर, ठीक है, जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यही तो हो गया। अगर प्लास्टिक को आप जलाएंगे तो कौन कौन सी गैस पैदा होगी, ठीक है। तो लिखिएगा बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या आता है? बहुत जहरीली गैस है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो सिंपल सी बात है डाइऑक्साइड भी होगा, तो CO और CO2 दोनों है, ठीक है। तो CO और CO2, ठीक है, ये दोनों आ जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसको सीधा सीधा याद रखिए, ठीक है। नाइट्रोजन देखिए कितना खतरनाक गैस निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इधर लिख भी सकते हैं। इसको बोलते हैं CO, इसको बोलते हैं CO2, इसको बोलते हैं NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं SO2, ठीक है। इसी तरह से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दोस्तों यहाँ पैदा होता है, लेकिन उसको हाइड्रोजन क्लोराइड छोड़ दिए। एक और खतरनाक गैस लिखिए फ्यूरान, ठीक है, फ्यूरान गैस बहुत जहरीली गैस है, फ्यूरान गैस, ठीक है। और लिख लीजिए मीथेन भी निकलता है, ठीक है, मीथेन जिसे आप CH4 कहते हैं, ठीक है, CH4 कहते हैं, ठीक है, मीथेन। तो ये सारी गैस दोस्तों प्लास्टिक के दहन पर जो उत्पन्न होती हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जब उसका अपघटन किया जाता है तब दोस्तों ये गैसें पैदा होती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। करा कृत्रिम फर्श बनाने में या रेनकोट में या थैले बनाने में, पर्दे बनाने में, खिलौने आदि के निर्माण में किस बहुलक का यूज किया जाता है, ठीक है। ये किस बहुलक का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं PVC का, ठीक है, PVC बहुत कठोर होता है, ठीक है। PVC को क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल। P माने हो जाता है पॉली, ठीक है, V मतलब हो जाता है विनाइल, ठीक है, पॉली। ध्यान दीजिएगा PVC नाम क्यों दिया गया? P मतलब हो जाएगा पॉली, V मतलब हो जाएगा विनाइल, ठीक है। और जो C है उसको बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं PVC। कभी कभी एग्जाम में ये PVC का फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या क्या बनता है? खास करके घरों में दोस्तों दीवालों पर PVC पैनल लगाया जाता है, घर की जो छत होती है उस पे PVC पैनल लगता है, ठीक है, PVC। बाकी खिलौने बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। थैला पर्दा वगैरह बनाने में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा टेफ्लॉन हो गया, नियोप्रीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, इनमें से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है ये बताइए, ठीक है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा नियोप्रीन।
नियोप्रीन जो है, पीछे आपने पढ़ा था आइसोप्रीन, रुकिए पहले, रुकिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पीछे आपने पढ़ा था आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन, और मैंने समझाया था कि आइसोप्रीन का संबंध प्राकृतिक रबड़ से है। किससे दोस्तों? आइसोप्रीन का संबंध जो है ये प्राकृतिक रबड़ से है। आपने ये पढ़ा था। अभी जो आपने पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे नियोप्रीन। नियोप्रीन ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है, ये एक तरह का उच्च बहुलक होता है। इसका भी, इससे भी कृत्रिम रबड़ ही बनाया जाता है, ठीक है, इससे कृत्रिम रबड़ बनाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम रबड़ बनता है, याद रखेंगे। जबकि जो आपने आइसोप्रीन पढ़ा था उससे प्राकृतिक रबड़ का निर्माण किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। टेफ्लॉन का यूज हम बर्तन में करते हैं, नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉलीथीन आप जान ही रहे हैं, ठीक है, पॉलीथीन से, पॉलीथीन में भी कई प्रकार का होते हैं। अभी मैं एक चीज आपको बताऊंगा, देखिए प्लास्टिक के कितने भेद होते हैं, तो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। दो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सर ये तुमने कभी सुना ही नहीं। हाँ, तो आज मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या अंतर है दोनों में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। अभी आगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उदाहरण के साथ, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। अगर बुलेट प्रूफ खिड़की, खिड़की मतलब सीधा फीधा जो शीशा है वो बुलेट प्रूफ रहे, यही तो मतलब है। भाई खिड़की कैसे बुलेट प्रूफ हो जाएगी? यानी जो शीशा है से खिड़की पे लगा हुआ जो शीशा है वो बुलेट प्रूफ हो जाए। तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जो खिड़कियां होती हैं वो उसे बुलेट प्रूफ बनाया जाता है। और इसमें यूज किसका किया जाता है दोस्तों? तो पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? याद रखेगा, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करके क्या किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? इससे बुलेट प्रूफ खिड़की का निर्माण किया जाता है, ठीक है, बुलेट प्रूफ, ठीक है, बुलेट प्रूफ, ठीक है, इससे बुलेट प्रूफ खिड़की का निर्माण करते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला है, करा बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाना हो आपको या बुलेट प्रूफ दोस्तों जैकेट बनाना हो, तब इसमें किसका यूज किया जाएगा? क्या तब भी पॉलीकार्बोनेट का ही यूज किया जाएगा? नहीं, अब पॉलीपैराफेनिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पॉलीपैराफेनिलीन, ठीक है, पॉली, देखिए थोड़ा सा लंबा नाम है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको पीपी याद रखेगा, पॉलीपैराफेनिलीन, और आगे एक शब्द जोड़िएगा टेरेप्थेलेमाइड। क्या जोड़ेंगे? टेरेप्थेमेलाइड, टेरेप्थेलाइड, ठीक है, टेरेप्थेलाइड, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा नाम है तो पीपीटी याद रख सकते हैं, पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थेलाइड, ये दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका यूज किया जाता है। अच्छा, ये होता क्या दोस्तों? ये एक तरह का पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह का पॉलीएमाइड है, ठीक है। इससे दोस्तों खास करके जैकेट बनते हैं, ठीक है, जैकेट बनते हैं। और जो पॉलीकार्बोनेट आपने याद रखा था उससे क्या बनता है? उससे बनता खिड़की, ठीक है। पॉली में मात्रा बदल दीजिए ना हो तो, पॉली, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट जो है ये शीशे वगैरह में यूज होता है, जबकि जैकेट में अलग तरह की चीजें यूज होती हैं, जिसमें पैराफेनिल का नाम याद रखेंगे, फेनिलीन का याद रखेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना कि अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं, विधिवत पढ़ा चुका, 8वां विषय हमारा चल रहा है। 7 तो कंप्लीट है। 7 में क्या क्या कंप्लीट है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, 150 लेक्चर। इसी तरह से संविधान, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भौतिक विज्ञान, ये 7 विषय हमारा कंप्लीट है। 8वां विषय हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, बहुत जल्द दोस्तों केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर आ जाएंगे बायोलॉजी पर, बायोलॉजी हमारा 9वां विषय होगा। तो 7 तो विधिवत खत्म हो गया, 8वां भी खत्म होने वाला है, बस 2-4 दिन की मोहलत दीजिए, बस खत्म हो जाएगा, अगले 4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 4 से 5 दिनों में तो ये समाप्त हो जाएगा। 550 पे ब्रेक लगेगा कंफर्म, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं। रसायन विज्ञान में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर चर्चा ना हुआ, 2-4 टॉपिक बचे हैं तो उस पर मैं क्लास दे दूंगा, तो पूरी तरह से ये विषय आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और लगभग यहां देखिए 15,000 लिखा है, हम लोग तो 16,000 सवाल कवर चुके हैं, 16,350 कर चुके हैं, 16,000 से भी ज्यादा, अभी 15,000 लिखा हुआ है। तो इसको मैं अपडेट करूंगा जब मैं आ जाऊंगा केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो और यहाँ 500 प्लस की जगह हम लोग 545
क्लास पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। चाहे आप भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इतना आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, करा लैमिनेटेड, जिसे आप पटलित बोलते हैं। लैमिनेटेड कांच का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं? देखिए, गाड़ियों के जो कांच होते हैं ना, लैमिनेट होते हैं। कभी ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि गाड़ियों के एक्सीडेंट पे देखिए कांच टूटता नहीं। कभी किसी कोई कांच अगर गाड़ी का टूट जाए तो आप देखते होंगे वैसे पड़ा होता है टूटे अवस्था में, लेकिन लैमिनेट होने के कारण वो छिटकता नहीं है, ठीक है। इसलिए गाड़ियों के कांच हमेशा क्या होते हैं? लैमिनेटेड होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, गाड़ियों के कांच क्या होते हैं दोस्तों? ये हमेशा लैमिनेटेड होते हैं। और अभी पूछ रहा है कि लैमिनेटेड कांच का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में होता है दोस्तों? तो इसी तरह का कांच जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में भी किया जाता है, तो वो अलग अलग ना हो, ठीक है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट में भी इसी तरह के कांच का निर्माण किया जाता है। जैसे गाड़ियों के शीशे लैमिनेट होते हैं, टूटने के बाद भी पड़े होते हैं, उसी तरह जैकेट में भी ये यूज किए जाते हैं, याद रखेंगे। करा किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है? करा ऐसे कौन से बहुलक हैं जिनका यूज बुलेट प्रूफ चीजों को बनाने में किया जाता है? तो सीधे सीधे याद रख सकते हैं केवलर। क्या याद रख सकते हैं? केवलर। वैसे दोस्तों केवलर ये बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है, ठीक है। केवलर बहुत अच्छा ब्रांड भी है जो बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाता है, ठीक है। तो ये केवलर एक तरह का बहुलक भी है और उसी के नाम पर दोस्तों ब्रांड भी आ गया है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक सवाल दे रहा है, ग्लिप्टाल क्या है? सर ये तो कभी नाम ही नहीं सुना मैंने, ग्लिप्टाल। परीक्षा में दे रहा दोस्तों, ग्लिप्टाल क्या होता है आप क्या बताएंगे? तो ग्लिप्टाल, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो याद रखेगा, ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अलग से आप समझिएगा, मैंने आपको समझाया था कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोस्लेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। तो जो ग्लिप्टाल है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये आप याद रखेंगे। और आगे चलिए, अभी सवाल मिलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। करा टेफ्लॉन क्या है? ठीक है, टेफ्लॉन दोस्तों क्या होता है? वैसे आप जानते हैं कि टेफ्लॉन का यूज हम जो है बर्तन में करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, नॉन स्टिक, ठीक है, नॉन स्टिक यानी न चिपकने वाला, ठीक है, न चिपकने वाला, ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में उपयोग, किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? टेफ्लॉन का यूज करते हैं। लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा। टेफ्लॉन क्या दोस्तों? हम कहते हैं टेफ्लॉन एक तरह का फ्लोरोकार्बन है, ठीक है। टेफ्लॉन एक तरह का सिंथेटिक फ्लोरोकार्बन है। क्या दोस्तों? सिंथेटिक फ्लोरोकार्बन है। यानी आपके परीक्षा में हो सकता है नॉनस्टिक के बारे में दे दे, हो सकता है पूछ दे कि सिंथेटिक फ्लोरोकार्बन होता है टेफ्लॉन, या एक तीसरी बात भी कर सकता है कि टेफ्लॉन क्या है, या पॉली लिखेगा टेफ्लॉन। अच्छा, आगे नाम तो दिया है, ठीक है, ये नाम में ही आता है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का नाम लोगों को नहीं पता है। आज के बाद याद रखेगा, टेफ्लॉन का नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरोकार्बन इसीलिए दोस्तों यहां फ्लोरो शब्द जुड़ा है। अब पॉलीटेट्रा ये टेफ्लॉन के आगे जुड़ा है, ठीक है। तो पॉलीटेट्रा फ्लोरो, और उसके बाद हो जाता है एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन। तो कुल मिला जुला कर बोलते हैं इसको PTFE, P फॉर पॉलीटेट्रा, पी फॉर पॉली, ध्यान दीजिएगा, P फॉर पॉली हो जाता है, T फॉर टेट्रा हो जाता है, F फॉर फ्लोरो हो जाता है और E फॉर एथिलीन हो जाता है। तो कुल मिलाकर बोलते हैं PTFE। क्या बोलते हैं? PTFE कहा जाता है। तो अगर पूछ दे PTFE क्या है तो क्या बताएंगे? टेफ्लॉन का ही दूसरा नाम है PTFE, ठीक है। ये बड़ा देखिए अंदर से सवाल लेकर आ रहा हूं।
इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक आपको कभी भी इस बारे में जानकारी नहीं रहा होगा, लेकिन आज जान जाइए। क्लास में आ गए हैं तो जान जाइए, अभी बहुत कुछ जो है समझाना बाकी है आपको। टेफ्लॉन का उपयोग कहां होता है दोस्तों, बता तो दिया। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में क्या किया जाता है, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। नॉनस्टिक बर्तन बनाने में ये यूज होता है टेफ्लॉन का, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला दे रहा है वह बहुलक जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होते हैं, क्या कहलाते हैं, इसी को तो कहा जाता है टेफ्लॉन। क्या कहा जाता है, इसी को टेफ्लॉन कहा जाता है, ये आप याद रखें, ठीक है। नॉनस्टिक होता है ना टेफ्लॉन, ठीक है। और आगे देखिए अगला सवाल, करा बर्तनों को चमकीला बनाने में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या करना है, बर्तनों को चमकीला बनाना है, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, बर्तनों को चमकीला बनाना है। अब बताइए किसका यूज किया जाए, ठीक है। देखिए नॉनस्टिक वाली अलग बात है, ये नया सवाल हो गया। इसमें ऑक्साइड का यूज किया जाता है, किसका, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। रुकिए थोड़ा आगे पीछे कर ले, नहीं तो ये बार बार ऐसे गायब होता रहेगा। जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने में, ठीक है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऑक्साइड, जैसे सिलिका, कई बार देखिए उत्तर चेंज हो जाता है, कई जगह पे लिखा मिलता है, देखिए जिंक ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लिखे पहले, ऐसे नहीं, ऐसे लिखे, हमेशा याद रखिए ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑक्साइड में किस किस तरह का ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया। ये तो मुख्य है। जिंक ऑक्साइड जो है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जिंक ऑक्साइड का ही यूज करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, और का आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज भी बर्तन को चमकीला बनाने के लिए होता है। उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज भी बर्तन को चमकीला बनाने के लिए होता है। बेरियम ऑक्साइड का यूज बर्तन को चमकीला बनाने के लिए होता है, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इन सभी का यूज बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है, ठीक है। चमकीला बनाने में इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे दे रहा दोस्तों बैकेलाइट। बैकेलाइट की खोज दोस्तों किसने किया था, ये बताइए। बैकेलाइट का खोज एक बैकलिन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। बेल्जियम के रहने वाले थे, लियो हेनरिक बैकलिन, ठीक है। नाम क्या था, लियो हेनरिक बैकलिन, ठीक है, बैकलिन, ठीक है, बैकलिन नाम था, ठीक है। ये बेल्जियम के रहने वाले थे, बेल्जियम के, ठीक है, बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने बैकेलाइट का खोज किया था। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बैकेलाइट क्या है, अगर पीछे आपने ध्यान दिया होगा तो बैकेलाइट को मैंने बताया था एक जो आपने प्लास्टिक, अच्छा नहीं बताया अभी आगे बताऊंगा। वो जो आप प्लास्टिक में दो चीजें पढ़ा था आपने, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उससे भी इतर करके चीजें बता रहा हूं अभी आपको। करा बैकेलाइट ये कैसा प्लास्टिक है दोस्तों, तो जो प्लास्टिक का एक आपने पढ़ा था, जैसे ग्लिप्टॉल पढ़ा था, ग्लिप्टॉल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, उसी तरह भी रहता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, ये एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसमें आपने पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था ग्लिप्टॉल के बारे में, ठीक है, ग्लिप्टॉल, ठीक है। और अब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों बैकेलाइट के बारे में, ठीक है, बैकेलाइट के बारे में, ठीक है। ग्लिप्टॉल में मैंने क्या दिखाया था, ये लिखवाया था ना, एक मिनट देख ले। ग्लिप्टॉल थर्मोसेटिंग ना, हाँ सही है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये ग्लिप्टॉल में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये जो थर्मोसेटिंग, अच्छा अब सवाल आता है सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो दे दिया है ये क्या है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में एक लाइन लिख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक जिसे एक बार गर्म करके किसी रूप में ढाल दिया जाता है किंतु दोबारा उसे गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता, आकार नहीं दिया जा सकता, दोबारा उसे गर्म करके आकार नहीं दिया
जा सकता है। समझिए बात को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, एक बार ही आप आकार दे सकते हैं, ठीक है, ओनली वन टाइम, दोबारा नहीं। जैसे मैं कहूं दोस्तों, मान लीजिए प्लास्टिक को आप गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, पिघलने के बाद उसको कोई रूप दे सकते हैं, बार बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा उसको केवल आप एक बार ही पिघला कर दे सकते हैं। जो जिस रूप में ढल गया, एक बार गर्म होने के बाद ठंडा होकर जो रूप धारण कर लिया है, दोबारा पिघलाया उसे पिघलाकर कोई आकार नहीं दे सकते। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में खासियत होती है। वही हाल ग्लिप्टार का और बैकेलाइट का है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगला तो अलग ही दे दिया। कह रहा फिनाल का यूज कहाँ किया जाता है? फिनाल सर, ये वही वाला फिनाल है जो हम जमीन पे पोछा वगैरह मारते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, फिनाइल सर उसे बोलते हैं। हाँ, वही फिनाल है, बस अलग अलग है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख सकते हैं कि फिनाल का यूज जो है ये बैकेलाइट प्लस रेजिन, ठीक है। रेजिन में दोस्तों बैकेलाइट प्लस रेजिन में इसका यूज करते हैं। दवा के रूप में एस्पिरिन में इसका यूज करते हैं, लिखेगा। जब दवा के रूप में इसका यूज करते हैं, दवा के रूप में एस्पिरिन में किसका यूज करते हैं दोस्तों? इसी का कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में हम फिनाइल का यूज करते हैं। क्या? फिनाइल, ठीक है, फिनाइल का यूज करते हैं, उसमें भी दोस्तों इसका यूज करते हैं। तो ये वही वाला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा, करा बैकेलाइट दोस्तों क्या होता है? बार बार आपने बैकेलाइट सुन रहा है तो आपने पढ़ लिया कि बैकेलाइट तो सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है, ये बड़ी बात है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, लेकिन इसके अलावा क्या है दोस्तों? तो यह एक विद्युत रोधक भी है, ठीक है। यह क्या दोस्तों? यह एक विद्युत रोधक भी है, ठीक है। प्लस दोस्तों याद रखिएगा, यह इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। बड़े बड़े जो खंभे होते हैं ना, जो कई हजार लाइनों वाले खंभे होते हैं बड़े बड़े, उसमें दोस्तों इसी तरह के इंसुलेटर लगे होते हैं, विद्युत रोधक लगे होते हैं। विद्युत रोधक के रूप में बैकेलाइट का ही यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और आगे चलते हैं। कृत्रिम प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, कृत्रिम, देखिए ये नहीं लिखा है कि, हाँ ठीक है, कृत्रिम प्लास्टिक बोल दिया ना, तो प्लास्टिक तो कृत्रिम प्लास्टिक है ही है, उसमें प्राकृतिक प्लास्टिक तो होता नहीं है, जो भी होता है कृत्रिम ही होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, वही हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक लिखेगा, प्लास्टिक जो होते हैं साफ सुथरा लिखें, प्लास्टिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये हो गया, ठीक है। तो ये प्लास्टिक दो तरह के हो गए। इसी तरह का रहा है कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो इसका, अच्छा, आपसे सीधा सीधा दोस्तों उदाहरण पूछ रहा है, इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, यानी ऐसे प्लास्टिक जिसको बार बार गर्म करके उसको अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों जितना भी आप पॉलीथीन देखते हैं, ठीक है, पॉलीथीन जितने भी देखते हैं, पॉलीथीन कहिए या पॉलीएथिलीन कहिए, ठीक है, या इसे क्या कहिए, पॉलीएथिलीन कहिए, ठीक है। तो चाहे आप पॉलीथीन करें चाहे पॉलीएथिलीन करें, इनको बार बार पिघला सकते हैं और आकार दे सकते हैं, ठीक है। या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, पीवीसी आपने जिसको कहा था, क्या कहा था, विनाइल, यही लिख दे रहा हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, यह भी दोस्तों इसी का एग्जांपल हो जाएगा। या नायलॉन, टेफ्लॉन जितने होते हैं, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, ठीक है। नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन को भी रखिएगा, ठीक है, टेफ्लॉन, इन सभी को दोस्तों थर्मोप्लास्टिक में रखा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फिर जो आपने बैकेलाइट पढ़ा था, जो आपने ग्लिप्टाल पढ़ा था, ठीक है, ग्लिप्टाल, ठीक है, ग्लिप्टॉल पढ़ा था, बैकेलाइट पढ़ा था, जिसको एक ही बार दोस्तों गर्म करके आकार दिया जा सकता है, ठीक है। या कभी कभी एक एग्जांपल आपको मिल सकता है वीटल का, वीटल हो गया, ये सब जिनको सिर्फ एक बार गर्म किया जा सकता है वो, ठीक है। तो इसमें एक हिंट लिख लीजिए दोस्तों,
जिन्हें बार बार गर्म करके आकार दिया जा सकता है। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक जिन्हें एक बार गर्म करने के बाद दोबारा गर्म करके आकार नहीं दिया जा सकता है। क्या समझे? बस इतनी सी बात अगर आप याद रखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, तो बस चीजें तैयार आपकी, ठीक है। और उदाहरण याद रख लिया 2-4 तो आपके और भी चीजें तैयार होंगी। तो इस तरफ दोस्तों ये सेशन आज हमारा समाप्त होता है। देखिए ये मैंने जो कसम खाया था कि मैं हर एक विषय का हर एक टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, तो हर एक टॉपिक में मैंने कहा क्विज वाइज कवर कराऊं, क्वेश्चन हो ऑप्शन ना हो, सीधा सीधा मैं उसको डिस्क्राइब कर दूं। और इसी तरह से करते हुए हम 545 क्लास कवर कर दिए। तो बहुत शानदार ये सेशन है दोस्तों। आप इसके अलग अलग प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, यूट्यूब हमारा चैनल है, उस पर आ जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और एक सिंगल प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जहां सीक्वेंस से सीधा 544 क्लास आपको मिल जाएगा। इन सब के अलावा मैं कहूंगा कि एक बार आप हमें पेड कोर्स में मौका जरूर दीजिए। केवल इतना सोचिए, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, वो इंसान अपने पेड क्लास के लिए कितना मेहनत करता हूँ ये आप सोच नहीं सकते। जिस दिन आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया ना, जिसको मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, उस दिन आपको लगेगा कि सच में पढ़ाई क्या होती है। और आपको देखना भी हो ना, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, स्टडी 91 ऑफिशियल का, और आ करके आप डेमो क्लास देख लीजिए। डेमो देखते ही आप खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार सच में पढ़ाई क्या होती है। और बहुत कम प्राइस में दोस्तों ये बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। तो जल्दी से आइए, आपके पास मौका है, जुड़िए और तैयारी शुरू कीजिए। कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। रही बात पीडीएफ वगैरह की, तो पीडीएफ दोस्तों आप वैदिकी एक ऐप है, ठीक है, वैदिकी, ठीक है, वैदिकी ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं, या एक नंबर नोट कर लीजिए 9026156165, ठीक है, 165। इस नंबर पे दोस्तों कॉल कर लीजिएगा, तो सीधा दोस्तों आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। पीडीएफ जो इस क्लास का पीडीएफ है, जो ये 544 लेक्चर मैंने दिया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फ्री वाला पीडीएफ मिल जाएगा, और प्रिंट करने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी दोस्तों अवेलेबल है यहाँ पे। तो दोनों चीजें आप जाके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।